India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। गुजरात दंगा मामले में सबूत गढ़ने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत। अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाई गई। 19 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दिवंगत प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ कथित जालसाजी धोखाधड़ी मामले में पुनर्विचार याचिका। अदालत के समन रद्द फैसले को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर विचार करने की मांग। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के एनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जारी किया नोटिस कि कल्याण योजना के लिए अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। और सभी एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने वाली वेब सीरीज तांडव के मेकर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सभी एफआईआर की मौजूदा स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट तलब। अगस्त के पहले हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात तीस्ता सीतलवाड़ की। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक मामले में फिर से राहत दी। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 19 जुलाई को तय कर दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीतलवाड़ द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 1 जुलाई को सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा बुधवार को 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की। उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी जिस आदेश के तहत गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में तीस्ता के खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए समय चाहिए। सीतलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। तीस्ता को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। 25 जून 2022 को गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था। 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 1 जुलाई को रात 9 बजे की विशेष सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 1 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए
निचली अदालत या गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस की तरफ से पेश सबूतों को देखते हुए तीस्ता को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने ये बताया था कि तीस्ता ने तत्कालीन राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए कोर्ट में बनावटी सबूत पेश किए, गवाहों के भी झूठे हलफनामे दाखिल करवाए। सीतलवाड़ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। जून 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2022 के गुजरात दंगों के बाद राज्य को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक रहे दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर विचार करने की मांग की गई है, जिसमें जस्टिस M.R. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से इस मामले में समन जारी किया जाना और कुछ नहीं, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुखबीर सिंह बादल, दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी और तथ्य छिपाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। खेरा ने 2009 में शिकायत में कहा था कि शिरोमणि अकाली दल के 2 संविधान हैं, जिसमें पहला गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा कराया गया था ताकि पार्टी को गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार मिल सके। वहीं दूसरा संविधान चुनाव आयोग के पास जमा है ताकि राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल पाए। वहीं पंजाब की होशियारपुर अदालत में लंबित कथित जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक रहे दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत की ओर से समन जारी किया गया। ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करने के फैसले के खिलाफ बादल और चीमा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अगस्त 2021 में बादल और चीमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिल गई थी। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल के इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि कल्याण योजना के लिए अधिक इनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरल को इनरोलमेंट के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट से इनरोलमेंट फीस के तौर पर केवल 750 रुपए लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह फीस तब तक रहेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक समान फीस स्ट्रक्चर पर विचार नहीं करता। इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली याचिकाएं केरल, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए गए इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली केरल, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से इनरोलमेंट फीस दरों पर चिंता व्यक्त की। जब बीसीआई के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि बार काउंसिल द्वारा ली जाने वाली फीस विभिन्न खर्चों और कल्याणकारी उपायों को कवर करती है, तो सीजीआई ने टिप्पणी की कि कल्याण योजनाओं की आड़ में ऊंची इनरोलमेंट फीस नहीं ली जा सकती। सीजीआई ने कहा, मिस्टर मिश्रा, आप मुसीबत में इनरोलमेंट आप नहीं कर सकते। आप कल्याण योजना आदि के रूप में पूछ सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट नहीं कर सकते। पीठ ने बीसीआई की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि मिश्रा ने हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। सीजीआई ने मौखिक रूप से कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर याचिकाओं पर नोटिस जारी करता है, तो हाईकोर्ट आमतौर पर कार्यवाही को स्थगित रखते हैं। इस मुद्दे को लेकर केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं चल रही हैं। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरल को इनरोलमेंट के इच्छुक लॉ ग्रेजुएट से इनरोलमेंट फीस के रूप में केवल 750 रुपए लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा
कि ये फीस तब तक रहेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक समान फीस स्ट्रक्चर पर विचार नहीं करती। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसवीएन भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने एनरोलमेंट फीस को 750 रुपए तक सीमित करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ केरल द्वारा दायर अपील में पारित किया था। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक फीस को चुनौती दी थी। केरल बार काउंसिल द्वारा 15,900 रुपए की एनरोलमेंट फीस को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 उपधारा 1 एफ के तहत 750 रुपए की फीस निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि बार काउंसिल ऑफ केरल द्वारा पारित कोई भी नियम जो खुद को अधिक फीस लगाने का अधिकार देता है, उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी को 5th ईयर के लॉ स्टूडेंट मणि मारन की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें लॉ ग्रेजुएट से उसके द्वारा लिए जाने वाले एनरोलमेंट फीस को चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। वेब सीरीज तांडव के मेकर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि उनके खिलाफ जितने भी एफआईआर दर्ज हैं उसे एक जगह पर ट्रांसफर किया जाए। जस्टिस गवई ने सभी एफआईआर की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी। जस्टिस गवई के मुताबिक जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये एफआईआर कहां पर दर्ज हैं, वो इस बारे में कुछ भी फैसला नहीं सुना सकते। उन्होंने इसके लिए 2 सप्ताह तक का समय दिया, लेकिन तांडव के वकील ने अगस्त के पहले सप्ताह तक का समय मांगा है। कोर्ट ने उनकी मांग को मानते हुए सुनवाई की अगली डेट अगस्त के पहले सप्ताह में रखी। दरअसल तांडव के मेकर चाहते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज सारी एफआईआर एक जगह यानी कि मुंबई ट्रांसफर कर दी जाए। इससे उन्हें हर जगह मौजूदगी दर्ज कराने से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न प्राइम वीडियो के तांडव के निर्माताओं द्वारा कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्लब करने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की पीठ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी, अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब और अपर्णा पुरोहित अमेज़न प्राइम क्रिएटिव हेड के खिलाफ विभिन्न एफआईआर के स्टेटस के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट को कहा, ये मामला कुछ समय बाद सामने आ रहा है। हमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एफआईआर का स्टेटस नहीं पता। एक बार जब हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट होगी तो हमें बेहतर जानकारी होगी कि कैसे आगे बढ़ना है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक जानकारी पहले ही जवाबी हलफनामे में दी जा चुकी है। लूथरा ने तर्क दिया, ये दिल्ली में एफआईआर के लिए है। यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज शिकायतों की स्थिति से अवगत कराना शुरू किया। हालांकि जस्टिस गवई ने टोकते हुए कहा, आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें ताकि हमें पता चले कि मौजूदा स्टेटस क्या है। मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा, प्रतिवादी विभिन्न एफआईआर की वर्तमान स्थिति से संबंधित एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। 4 सप्ताह के बाद पेश किया जाएगा। जांच के दायरे में अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव के निर्माता हैं, जो जनवरी 2021 में रिलीज हुई। 9 एपिसोड लंबी राजनीतिक थ्रिलर है, जिसने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विवाद खड़ा किया था। उसी महीने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कार्रवाई को रद्द करने और सभी शिकायतों को एक ही पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाओं के बैच में नोटिस जारी किया, लेकिन आरोपी को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने एफआईआर रद्द करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। मार्च 2021 में पुरोहित को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसकी पुष्टि बाद में पिछले साल दिसंबर में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह परिवार समन्वय समिति के गठन के लिए महाराष्ट्र सरकार के
सरकारी संकल्प या फिर जीआर को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। जस्टिस गंगा पुरवाला और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 1 अगस्त 2023 को पोस्ट किया। समिति का उद्देश्य, जैसा कि जीआर में कहा गया है, अंतर धार्मिक विवाह में महिलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना और उन महिलाओं के लिए जिला स्तरीय पहल की निगरानी करना है जो अपने परिवारों से अलग हो सकती हैं। 4 गैर सरकारी संगठनों की ओर से दायर याचिका के अनुसार इस समिति का गठन भेदभावपूर्ण है और एक झूठी धारणा को आगे बढ़ाता है जो अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में नकारात्मक सार्वजनिक धारणा को तूल देता है। याचिका में निजता और अल्पसंख्यक आबादी के संभावित टारगेट के बारे में भी चिंता जताई गई है। याचिका के अनुसार समिति के पास एकत्रित डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का अभाव है, जिससे दुरुपयोग का खतरा है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में समिति के गठन के सरकार के औचित्य को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया कि ऐसी समिति की आवश्यकता स्थापित करने के लिए कोई पूर्व शोध या फिर अध्ययन नहीं किया गया। याचिका के अनुसार सरकार मौजूदा सामाजिक संदर्भ पर विचार करने में विफल रही और समिति महिलाओं की एजेंसी को अपने साथी चुनने में और भी प्रतिबंधित कर देगी, जिससे संभावित रूप से अंतर धार्मिक जोड़ों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई हो सकती है। याचिका अंतर धार्मिक जोड़ों की सुरक्षा के संभावित जोखिमों और खतरों के बारे में भी चिंता को जताती है, खासकर जो अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी कर रहे हैं, और इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने सरकारी संकल्प को रद्द करने की प्रार्थना की। उधर मेघालय उच्च न्यायालय ने मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद राज्य में अवैध कोयला खनन पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और डब्ल्यू लियंग 2 की पीठ ने सुझाव दिया कि सीबीआई को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा क्योंकि पिछले 15 महीनों में बार बार दिए गए आदेशों का कोई नतीजा नहीं निकला और कोयले के अवैध व्यापार का जाल अन्य पड़ोसी राज्यों, खासतौर पर असम में भी फैला हुआ है और इसीलिए इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाना जनहित में हो सकता है। न्यायालय ने साउथ गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर की इस दलील पर भी आपत्ति जताई कि अवैध रूप से खनन किए गए सभी कोयले के साथ साथ कोकिंग प्लांट भी जब्त कर लिए गए हैं। न्यायालय ने कहा कि वीडियो फुटेज में अन्यथा दिखने के बावजूद ऐसा रुख अपनाया गया। पीठ ने मुद्दे के पैमाने और राज्य के अधिकारियों की भागीदारी को भी बेहद गंभीरता से लिया है, जबकि ये देखा कि जमीनी हकीकत संबंधित अधिकारियों को द्वारा किए गए सामान्य स्थिति के दावों से अलग है। न्यायालय ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे अभियानों को रोकने के साथ साथ इसकी रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का भी बंदोबस्त हो। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को कोई नुकसान होता है तो वो राज्य को जिम्मेदार ठहराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। अब मेघालय में कोयला खनन को चरणों में सीमित क्षमता में बहाल किया जा रहा है। और चलिए अब आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या फिर एनएसए क्या है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति से देश को खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यह एक्ट 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। एनएसए सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि अगर उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के लिए आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको एनएसए के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। कल से आप सभी ने एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति एक हेल्पलेस ट्राइबल मैन यानी एक आदिवासी आदमी के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। ये खबर मध्य प्रदेश के भोपाल की है। इस वीडियो के पूरे देश भर में वायरल हो जाने पर मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ये देखकर मध्य प्रदेश के सीएम ने उस व्यक्ति के खिलाफ एनएसए के अंडर एक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि एनएसए आखिर होता क्या है। एनएसए स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। एनएसए यूजुअली तब लगाया जाता है जब देश या राज्य की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा हो। इस केस में ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि अगर ऐसे केसेस में स्टेट कोई एक्शन ना ले तो बहुत बड़ा पब्लिक आउटरेज भी हो सकता है। इन मामलों में स्टेट और सेंटर दोनों ही गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इस एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों के लिए डिटेन किया जा सकता है। ये एक्ट एक एडवाइजरी बोर्ड भी एस्टैब्लिश करता है जो डिटेंशन यानी हिरासत के ऑर्डर्स को रिव्यू करता है।
और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.